कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज 6 जनवरी 2026 है। पिछले 48 घंटों में देश की अदालतों से कई बड़े फैसले और निर्देश आए हैं। आज हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कुछ सबसे अहम मामलों की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन कानूनी हलचलों के पीछे का बड़ा मतलब क्या है। नमस्कार। बिल्कुल, क्योंकि जब आप अलग अलग फैसलों को एक साथ रख के देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है और पिछले 2 दिनों में हमें 3 बड़ी तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। अच्छा, कौन सी 3 तस्वीरें? पहली, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच की बढ़ती खींचतान। दूसरी, कार्यपालिका यानी सरकार के कामकाज पर न्यायपालिका की पैनी नजर। और तीसरी, व्यवस्था के अंदर सुधार लाने की एक मजबूत कोशिश। तो चलिए इसी पहली और सबसे जटिल तस्वीर से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम आजादी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। एक तरफ उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई, वहीं दूसरी तरफ गुलफिशा फातिमा और 4 अन्य को जमानत मिल गई। ये एक ही मामले में 2 अलग अलग नतीजे हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, और इस कंफ्यूजन को समझने के लिए हमें यूएपीए कानून की जड़ में जाना होगा। देखिए, आम आपराधिक मामलों में जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद, लेकिन यूएपीए में यह सिद्धांत उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है? कैसे? यहाँ अदालत को सिर्फ ये देखना होता है कि अभियोजन पक्ष का मामला पहली नजर में यानी प्राइमा फेसी सच लगता है या नहीं। अगर लगता है तो जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अदालत सबूतों की गहराई में नहीं जाती, जैसे कि एक पूरे ट्रायल में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले में कोर्ट को लगा कि पुलिस का केस पहली नजर में मजबूत है। कोर्ट ने एक बहुत शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल किया है, कथित साजिश का वैचारिक संचालक यानी आइडियोलॉजिकल ड्राइवर्स ऑफ द एलिज्ड कॉन्स्पिरेसी। इसका असल में क्या मतलब है? ये इस फैसले का सबसे अहम हिस्सा है। कोर्ट ये कह रहा है कि ये लोग सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वे पर्दे के पीछे से इस पूरी साजिश को वैचारिक रूप से, मतलब दिमागी तौर पर चला रहे थे। अच्छा, ये एक तरह से एक्शन से ज्यादा इरादे और विचार पर फोकस करना है, और ये भविष्य के विरोध प्रदर्शनों और असहमति से जुड़े मामलों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। मतलब ये कि कानून अब सिर्फ ये नहीं देख रहा कि किसने पत्थर फेंका, बिल्कुल, बल्कि ये भी देख रहा है कि पत्थर फेंकने का विचार किसने दिया। तो फिर बाकी 5 लोगों को जमानत कैसे मिली? क्या उनके खिलाफ प्राइमा फेसी केस कमजोर था? शायद अदालत को ऐसा ही लगा। हो सकता है कि अभियोजन पक्ष उनके सीधे तौर पर साजिश के मुख्य कर्ता धर्ता होने की भूमिका को पहली नजर में साबित नहीं कर पाया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि उन्हें जमानत भी बहुत कड़ी शर्तों पर मिली है। हाँ, मैंने पढ़ा। शांति बनाए रखना, किसी रैली में शामिल न होना, सोशल मीडिया पर कुछ न लिखना। जी, ये दिखाता है कि कोर्ट राहत तो दे रहा है, लेकिन साथ ही एक लक्ष्मण रेखा भी खींच रहा है। यह एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है, जहां कोर्ट कह रहा है कि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। इसी स्वतंत्रता और सुरक्षा की बहस से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ नस्लीय दुर्व्यवहार को एक अलग घृणा अपराध यानी हेट क्राइम घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। हाँ, त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या के बाद ये याचिका आई है। ये मांग बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? अभी तक ऐसे मामलों में आईपीसी की सामान्य धाराओं के तहत कार्रवाई होती है, जो अक्सर नाकाफी साबित होती हैं। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि इसे एक अलग गंभीर अपराध माना जाए, जिसके लिए खास गाइडलाइंस हों। तो ये समाज के एक समस्या को कानूनी पहचान दिलाने की लड़ाई है। बिल्कुल, जैसे यूएपीए मामले में कोर्ट विचार को अपराध से जोड़कर देख रहा है, वैसे ही ये याचिका नस्लीय नफरत के विचार को एक विशिष्ट अपराध का आधार बनाने की मांग कर रही है। ये वाकई एक दिलचस्प कनेक्शन है। एक तरफ कोर्ट सुरक्षा कानूनों की कठोर व्याख्या कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों का एक समूह कोर्ट से ही सुरक्षा के लिए एक नया और कठोर कानून बनाने की मांग कर रहा है। चलिए अब दूसरी बड़ी तस्वीर पर आते हैं, जो आपने बताई न्यायपालिका की सरकार पर पैनी नजर। इसका सबसे ताजा उदाहरण अरावली हिल्स का मामला लगता है। बिल्कुल, ये एक क्लासिक केस है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की परिभाषा तय करने के लिए बनी सरकारी कमेटी पर सवाल उठाते हुए अपने ही एक पुराने आदेश पर रोक लगा दी। और वजह क्या थी? वजह, कोर्ट ने कहा कि पिछली कमेटी में ज्यादातर नौकरशाह थे, विशेषज्ञ नहीं। अब कोर्ट ने एक नई विशेषज्ञ समिति बनाने का आदेश दिया है। ये तो सरकार के कामकाज में सीधा हस्तक्षेप हुआ। कोर्ट एक तरह से कह रहा है कि हमें आपके काम करने के तरीके पर
भरोसा नहीं है। क्या ये सामान्य बात है? सामान्य तो नहीं, लेकिन ये असाधारण भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल है, जिसे कंटिन्यूअस मैंडेमस या सतत परमादेश कहते हैं। कंटिन्यूअस मैंडेमस? हाँ, इसका मतलब है कि जब कोर्ट को लगता है कि सरकार या उसकी एजेंसियां पर्यावरण या मानवाधिकार जैसे बड़े सार्वजनिक हित के मुद्दों पर अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही हैं, तो कोर्ट सिर्फ फैसला सुनाकर रुक नहीं जाता, बल्कि लंबे समय तक उस मामले की निगरानी करता है। वो खुद एक सुपरवाइजर की भूमिका में आ जाता है। अच्छा, तो अरावली मामले में कोर्ट ठीक यही कर रहा है? हाँ, वो सुनिश्चित कर रहा है कि पर्यावरण की रक्षा सिर्फ कागज पर ना हो, बल्कि जमीन पर भी हो और विशेषज्ञों की राय से हो, ना कि सिर्फ बाबुओं की फाइलों से। न्यायपालिका के इस आक्रामक रुख का एक और भी नाटकीय उदाहरण बॉम्बे हाईकोर्ट में देखने को मिला। आधी रात को चीफ जस्टिस के घर पर सुनवाई। ये तो किसी फिल्म जैसा लगता है। हाँ, ये मामला वाकई असाधारण है। हुआ ये कि मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने चुनाव ड्यूटी के लिए कोर्ट के कर्मचारियों की मांग कर ली। अच्छा, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधी चोट थी। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इतनी गंभीरता दिखाई कि चीफ जस्टिस ने देर रात अपने घर पर सुनवाई और बीएमसी प्रमुख को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सीधे पूछा, आपको ये अधिकार किस कानून से मिला? और इसका असर ये हुआ कि बीएमसी को तुरंत अपना आदेश वापस लेना पड़ा। तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश को रद्द करना नहीं था, बल्कि एक तरह से अपनी ताकत और सीमाओं का एहसास कराना था। एग्जैक्टली। ये शत्रु के पृथक्करण के सिद्धांत का एक जीता जागता उदाहरण है। कोर्ट ने बहुत मजबूत संदेश दिया कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र स्तंभ है और कार्यपालिका उसमें दखल नहीं दे सकती। आधी रात को सुनवाई करना ये दिखाता है कि कोर्ट इसे कितनी बड़ी इमरजेंसी मान रहा था। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कोर्ट कैसे अपनी सीमाओं की रक्षा करता है। चलिए, अब हमारी तीसरी और आखिरी तस्वीर पर आते हैं। व्यवस्था के अंदर सुधार की कोशिश। इसमें कुछ ऐसे मामले हैं जिनका असर शायद लाखों आम लोगों पर सीधे तौर पर पड़ सकता है, जैसे कि ईपीएफ की वेतन सीमा का मामला। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मामला है। अभी कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ का लाभ लेने के लिए वेतन की ऊपरी सीमा 15,000 रुपए प्रति माह है। ये तो बहुत कम है आज के समय में। बहुत कम है। ये सीमा सालों पहले तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो इस सीमा पर 4 महीने के भीतर पुनर्विचार करे। लेकिन ये तो पूरी तरह से एक नीतिगत मामला है। वेतन की सीमा क्या होनी चाहिए ये तय करना तो सरकार का काम है। कोर्ट इसमें क्यों दखल दे रहा है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। आमतौर पर कोर्ट नीतिगत मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन यहाँ कोर्ट नीति पंगुता यानी पॉलिसी पैरालिसिस पर टिप्पणी कर रहा है। पॉलिसी पैरालिसिस? हाँ, जब सरकार किसी जरूरी मुद्दे पर बहुत लंबे समय तक कोई फैसला नहीं लेती, जिससे लाखों नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्रभावित हो रहा हो, तो कोर्ट सरकार को आप कह सकते हैं नींद से जगाने का काम करता है। अच्छा। वो ये नहीं कह रहा कि सीमा को बढ़ाकर कितना करो, बल्कि वो कह रहा है कि इस पर विचार करो और एक तर्कसंगत फैसला लो। ये एक तरह से संवैधानिक जिम्मेदारी की याद दिलाना है। और ये सिर्फ कर्मचारियों के फायदे की बात नहीं है, बल्कि कानूनी पेशे के अंदर भी सुधार की एक पहल हुई है। दिव्यांग वकीलों को स्टेट बार काउंसिल चुनाव में दी गई राहत। ये एक बहुत ही प्रगतिशील और महत्वपूर्ण कदम है। सोचिए, चुनाव लड़ने के लिए फीस थी 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख रुपए? जी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने घटाकर सीधे 15,000 रुपए कर दिया। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये पहुंच और अवसर की समानता की बात है। कोर्ट ये सुनिश्चित कर रहा है कि कानूनी पेशा जो खुद न्याय की बात करता है, वो अपने अंदर समावेशी और सुलभ बने। कोई सिर्फ इसलिए चुनाव ना लड़ने से वंचित ना रह जाए क्योंकि वो शारीरिक रूप से अक्षम है या उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो जब हम इन सभी मामलों को एक साथ देखते हैं, दिल्ली दंगों में जमानत की जटिलता, अरावली पर कोर्ट का सुपरविजन, बीएमसी को फटकार और ईपीएफओ सीमा पर सरकार को निर्देश, तो एक बात साफ होती है कि अदालतें सिर्फ कानून की व्याख्या नहीं कर रही हैं, वे समाज और शासन की दिशा तय करने में भी एक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। अदालतें अब सिर्फ एक रेफरी की भूमिका में नहीं हैं जो खेल खत्म होने पर विजेता घोषित करे। वे अब खेल के नियमों को भी देख रही हैं, मैदान को भी ठीक रख रही हैं और जरूरत पड़ने पर खिलाड़ियों को चेतावनी भी दे रही हैं। ये भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की एक विकसित होती हुई भूमिका है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ सबसे बड़ी कानूनी खबरें और उनके पीछे की बड़ी तस्वीर। यूएपीएसी लेकर ईपीएफ तक हर फैसले में न्याय, सुरक्षा
और सुधार की गहरी बहस छिपी है। इन सभी फैसलों और बहसों को देखते हुए एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। जब मीडिया ट्रायल और जनमत का दबाव इतना बढ़ गया है और मुद्दे इतने जटिल हो गए हैं, तो हम न्यायपालिका से असल में क्या उम्मीद करते हैं? सोचने वाली बात है। क्या हम चाहते हैं कि वो केवल कानून की किताबों में जो लिखा है उसे अक्षरशः लागू करे, या हम ये चाहते हैं कि वो संविधान की आत्मा की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़कर समाज और सरकार को रास्ता भी दिखाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में न्यायपालिका की दिशा तय करेगा। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे देश की ताजा कानूनी खबरों के ऐसे ही गहरे विश्लेषण के साथ।